हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, हम अब आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय, जो कि छत्तीसगढ़ एसआई के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय। तो हम पढ़ते हैं मैसूर रियासत, जिसकी राजधानी थी मैसूर, बाद में श्रीरंगपट्टनम। संस्थापक है हैदर अली, जो कि निरक्षर शासक है। हैदर अली एक योग्य प्रशासन एवं चालक सेनाध्यक्ष था। मैसूर का उसके अधीन होना अंग्रेजों के लिए बहुत ही चिंता का विषय था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को कूटनीति में मात देकर टीपू को हरा दिया, जिससे उसकी लाड करने वाली से श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि हुई, जो कि 1792 में करनी पड़ी। अब आते हैं दोस्तों पंजाब रियासत, जिसके संस्थापक है राणा रणजीत सिंह। 1797 में ईस्वी में हुआ। इसकी संधि हुई अमृतसर की संधि। इनके साथ जो संधि हुई वो अमृतसर की संधि हुई, जो कि 1809 चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य हुआ। इसकी राजधानी लाहौर थी दोस्तों। हैदराबाद रियासत पढ़ते हैं, जिसका संस्थापक है निजाम उल मुल्क। 1724 ईस्वी में हुआ। पांचवा शासक निजाम अली प्रथम भारतीय शासक था, जिसने सहायक संधि 1798 ईस्वी में स्वीकार की। सहायक संधि 1798 ईस्वी में स्वीकार की। किलीच खां को मुजबारिक के नाम से भी जाना जाता है। किलीच खां को मुबारिज के नाम से भी जाना जाता है। जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि से नवाजा। फिर हम आते हैं अवध रियासत, जिसके संस्थापक है शहादत खां। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राज्य अवध स्थापना किया। डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर विलय, मतलब डलहौजी ने भी उसे कूटनीति में हराकर उसे विलय कर लिया। अंतिम नवाब थे वहां के वाजिद अली शाह। अवध से ईस्ट कंपनी ने रेसिडेंट नियुक्ति की नीति आरंभ की। कह रहे हैं दोस्तों कि जो अंग्रेजों ने अवध से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेसिडेंट नियुक्ति, जो अवध में राज था वहां से ही रेसिडेंट नियुक्ति की आरंभ की। अब हम आते हैं दोस्तों बंगाल रियासत। संस्थापक है मुर्शिद कुली खां। 1717 ईस्वी। बंगाल को मुगल शासन से स्वतंत्र स्थापना की। इन्होंने बंगाल को मुगल शासन से स्वतंत्र स्थापना की। इसमें दोस्तों आते हैं जो सिराजुद्दौला है, वो 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। फिर सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद उसने अंग्रेजों के गैर कानूनी कार्यों को कमजोर किया, जिससे अंग्रेजों से मतभेद हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटित हुई। हम जानेंगे अब प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 विरुद्ध किसके हुआ दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव विरुद्ध सिराजुद्दौला। कारण ब्लैक होल की घटना। दूसरा, सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता के किले पर अधिकार करना। इन्होंने कलकत्ता के किले पर अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला ने, जिससे प्लासी का युद्ध हुआ। परिणाम सिराजुद्दौला पराजित, वो हार गए, क्योंकि उनके पास दोस्तों हाई टेक वेपन्स थे। हाई टेक्स तो नहीं बोलूंगा दोस्तों, बट नॉर्मली वो दूर से वार करने वाले हथियार थे। सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया और मीर जाफिर को नवाब बनाया गया। मीर जाफिर को नवाब बना दिया अंग्रेजों ने।
अब आते हैं दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ये सन याद रखिएगा दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट था, जो बंगाल का गवर्नर था वेंसी टार्ट था, विरुद्ध मीर कासिम, अवध का नवाब सिराज सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय विरुद्ध अंग्रेज कैप्टन मुनरो। अगला दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट था, विरुद्ध मीर कासिम प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय विरुद्ध अंग्रेज, ये कैप्टन मुनरो। इसका परिणाम हुआ अंग्रेज विजयी, जहां पे अंग्रेज विजय हो गए। दूरगामी प्रभाव, इस युद्ध ने भविष्य में हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथों में होगी इसका निर्धारण किया। संधि इलाहाबाद, जो कि 1765 में हुआ। मई 1765 में लॉर्ड क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बना एवं शाह आलम व सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की। तो दोस्तों इसमें जो बंगाल का गवर्नर था और इसमें जो विरुद्ध युद्ध हुआ वो मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। इसमें कुछ नोट दिए दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समक्षता के सिद्धांत के आधार पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया। इस नीति को उन्होंने सुरक्षा घेरे की नीति कहा। सुरक्षा घेरे की नीति किसे कहा दोस्तों? तो ये भारतीय रियासत का जो समझौता हुआ था उन्हें कहा गया था इसमें। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अगला टॉपिक, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों हम अधिनियम, प्रथम और अंतिम संबंधित गवर्नर जनरल का नाम। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब हुआ दोस्तों? 1773। बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के अंतिम व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। काउंसिल एक्ट 1858। काउंसिल एक्ट 1858 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब आते हैं जनवरी 1946 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आजाद होने के बाद अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत के अंतिम व प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब ये स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे जो भारत के ही रेसिडेंसी थे, वो श्री राजगोपालाचारी जी हैं। अब बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है लॉर्ड क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 के बीच में एवं 1765 से 1767 के बीच में थे। बंगाल में द्वैत शासन इन्होंने किया। 1765 व्यवस्था लागू किया था, द्वैत शासन इन्होंने। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में इन्होंने ही लागू किया था। क्लाइव व सुजाउद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है? तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। वेंसी टार्ट, जो अगले हैं वेंसी टार्ट, वो 1760 से 1765 के बीच में थे, जो बक्सर का युद्ध हुआ था जिनके बीच में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 के बीच में थे। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके समय प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट नियंत्रण करना पारित हुआ। किनके समय? वारेन हेस्टिंग के समय। 1784 ईस्वी
में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक नियंत्रण मॉडल गठित हुआ। द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया। वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। तो दोस्तों ये पूछता है कि वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग इंग्लैंड में चलाया गया था। कहाँ, किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। फिर 1774 ईस्वी में कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। और किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट की तहत। ओके दोस्तों, अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 के बीच में। इन्होंने भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्हें सिविल सेवा या लोक सेवा का जनक कहा जाता है। 1793 में बंगाल एवं बिहार के राज्यों में कई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। इन्होंने, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थे, वो बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। और भारत में बोलते हैं तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके साथ इसके समय में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया। जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध है वो किसके समय लड़ा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा के राज में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के राज में। फिर लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1758 से 1805 के बीच में अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1798 ईस्वी में सहायक संधि की नीति सहायक गठबंधन प्रणाली लागू किया। सहायक संधि द्वारा क्रमशः हैदराबाद में 1798, मैसूर में 1799 और तंजौर में 1799, अवध में 1801 और पेशवा में 1803 और भोसले में 1803। ये है सहायक संधि, जो कि क्रमशः लागू किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। सबसे पहले किन्होंने स्वीकार किया? हैदराबाद ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके ही काल में हुआ। अब आते हैं सर जॉर्ज बारलो, जो 1805 से 1807 के बीच में थे। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह का कब हुआ था? सर जॉर्ज बारलो के काल में। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 23 के बीच में थे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इनसे संबंधित है, जो कि 1817 से 1818 के बीच हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्षेत्रों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 1813 में चार्टर एक्ट हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, 1813 में जो चार्टर एक्ट हुआ उसमें अंग्रेजों का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था पूरे क्षेत्र में कि हमारा उनका ही व्यापार होगा, तो उसे समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा, जो 1817 से 1818 के बीच था। लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित सीताबर्डी का युद्ध शुरू हुआ। यहाँ से सीताबर्डी का युद्ध भी शुरू हुआ। इसके समय में 1821 ईस्वी में भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में 3 भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ हुए। पहले महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और दोनों का मिश्रण। जो महलवाड़ी में था वो उत्तर भारत का था। यहाँ पे लॉर्ड बैटिंग के समय में चालू किया गया, मार्टिन बर्ड ने लागू किया था। और रैयतवाड़ी मद्रास में हुआ, मद्रास के गवर्नर ने स्टार्ट किया। थॉमस मुनरो ने लागू किया था यहाँ पे। और बम्बई, मद्रास व असम में ये चला। फिर जो दोनों का मिश्रण था, बम्बई
एलिफेंटस द्वारा लागू। जो बम्बई एलिफेंटस थे वो उसके द्वारा लागू किया गया था दोनों का मिश्रण। मराठा राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। लॉर्ड एमहर्स्ट, जो लॉर्ड एमहर्स्ट थे वो 1823 से 1828 ईस्वी तक थे, जो 1827 के तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1827 के तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज ने अपना प्रसिद्ध भाषण स्टील फ्रेम दिया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों को व्यापारिक कार्य के स्थान पर प्रशासनिक कार्य का अधिकार सौंप दिए गए। अब भारत के गवर्नर जनरल, अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1829 में बने और सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। फिर दूसरा है कार्न स्लिम के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा का अंत कार्न स्लीमन ने किया। फिर 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। दूसरा, मैकाले समिति की रिपोर्ट पर भारत में अंग्रेजों की शिक्षा के माध्यम घोषित किया। मतलब जो मैकाले की समिति में अंग्रेजी शिक्षा को स्टार्ट किया गया दोस्तों, उसको वहाँ पे इंग्लिश में जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो स्टार्ट किया गया। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36, इसने एडम्स के द्वारा लगाए गए प्रेस प्रतिबंध को समाप्त किया। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आर्कलैंड प्रथम जो थे वो 1836 से 1842 के बीच में थे। इसके समय में 1838 और 42 के ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड एलिनबरो जो 1842 से 44 के बीच थे, इसके समय में सिंध प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। नेपियर द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। फिर आते हैं डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में था। रेलवे 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य रेल चली। डाक तार विभाग की स्थापना कब हुई? डलहौजी के काल में। डाक टिकट, भारत में पहला डाक टिकट कराची से जारी किया गया था। कहाँ से? कराची से। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? चार्ल्स वुड के नेतृत्व में। प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय रुड़की की स्थापना हुई। 1854 में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई। 1854 में गोद लेने की प्रथा निषेध अधिनियम लागू। गोद लेने की जो निषेध नियम थे वो अधिनियम वो लागू कर दिए गए। डलहौजी की हड़प नीति, व्यापक के सिद्धांत की नीति। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम विस्तार इन्हीं के समय में हुआ। सिखों का विलय भी हुआ। हड़प नीति लागू करने वाली रियासतें नागपुर 1854, छत्तीसगढ़ का भी विलय हो गया, जहां नागपुर से स्टार्ट हुआ और 1854 से। पंजाब का विलय हड़प नीति के आधार पर नहीं हुआ था। पंजाब का विलय हड़प नीति के आधार पर नहीं हुआ था दोस्तों। फिर आते हैं भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 1862 के बीच में थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे का विद्रोह हुआ। 1858 ईस्वी में 58 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। जो ब्रिटिश नियंत्रण था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत ब्रिटिश ताज के अधीन आया। फिर 1859 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा सफेद विद्रोह हुआ। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत सरकार अधिनियम 1858 को समाप्त किया गया। अगला है लॉर्ड मेयो,
जो 1869 से 1872 के बीच में थे। 1872 ईस्वी में मेयो के समय में एल.जी. एडम्स ने भारत में पहली जनगणना का कार्य किया था। फिर द्वितीय अफगान युद्ध भी इनके ही समय में हुआ था, जो कि 1778 से 1880 के बीच में हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 के बीच में थे। इन्हीं युद्ध के समय लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 के बीच में थे, जो इसी युद्ध के बीच में आते हैं। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया सोम प्रकाश के लिए। फिर भारतीय प्रिवी काउंसिल के गठन का सुझाव दिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, 1881 नियमित जनगणना शुरू हुआ। फिर स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ। इसी कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो रिपन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। फिर 1883 इल्बर्ट विधेयक लाया गया। जो इल्बर्ट विधेयक था, जो कि ब्रिटिश मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगान की गई अयोग्यताओं को हटाने से संबंधित था। जो न्यायाधीशों पर जो लगाया गया अयोग्यता हो, उसे हटाने से संबंधित था दोस्तों। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 1888 के बीच में थे। इसके शासनकाल में तृतीय व अंतिम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। बर्मा का अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 के बीच में थे। अब 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया दोस्तों। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। कब? लॉर्ड डफरिन के काल में। तिब्बत अभियान, कर्नल यंग हैजबैंड को अभियान में भेजा। मतलब तिब्बत अभियान में किसको भेजा? कर्नल यंग हैजबैंड को अभियान में भेजा। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 के बीच में थे। 1911 दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित। 1912 दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? 1912 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 के बीच में थे। 1916 से 1921 के बीच में थे। तो इसके बीच में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 1919 में। लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 के में थे। तो इनके शासनकाल में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। गांधी जी का दांडी मार्च 2012 मार्च को हुआ। श्रमिकों हेतु आयोग व्हिटली आयोग हुआ। श्रमिकों हेतु आयोग जो व्हिटली आयोग हुआ। लॉर्ड विलिंगटन, तो लॉर्ड विलिंगटन जो है 1931 से 1934 के बीच में थे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। फिर लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, जो कि 1934 से 1937 के बीच में थे। इनके शासनकाल में 1940 में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। फिर आते हैं लॉर्ड वेवेल, तो इनके शासनकाल में, जो कि इनका शासनकाल था 1943 से 1947। जो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव किया। नौसेना विद्रोह हुआ। फिर लाल किला मुकदमा चला। आजाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह हुआ इनके ही शासनकाल में। क्या क्या? शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव हुआ, नौसेना विद्रोह हुआ, लाल किला मुकदमा चला, आजाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह हुआ। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन,
जो कि मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक शासन किया। 1947 ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कम गवर्नर जनरल, मतलब जो माउंटबेटन थे वो ब्रिटिश के थे, बट वो भारत में थे। वो अंतिम वायसराय और कम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का गठन हुआ इनके शासन में। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय। भारत स्वतंत्र हो गया और ये भारतीय भी हैं, एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। अब ब्रिटिश कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें ब्रिटिश शासन में भारत से निर्यात वस्तुएं कपास, नील और जूट बाहर लेके जाते थे। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने भारत में रेल यात्रा 1850 में आरंभ किया था। मतलब इंडिया में जो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे है, जो भारत में रेल 1850 में शुरुआत की। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का निर्यातक था। ब्रिटिश काल में जो भारत है वो कच्चे माल का निर्यातक था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधानों का दोहन कराना था। कहने का मतलब है कि भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश जो उसका मुख्य उद्देश्य था, भारत में जो संसाधन थे उनका दोहन कराना, उसको खर्च कराना। अब यहाँ पे जो भू राजस्व नीति है वो कैसे लगता था वो देखते हैं। ये व्यवस्था है, ये जन्मदाता है और प्रथम कौन लागू किया और लागू वर्ष। तो स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हमने पढ़ा था प्रथम स्थायी बंदोबस्त था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल रियासत से थे, वहाँ बंगाल रियासत में चालू किया था। और कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चालू किया गया। द्वैध व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैध व्यवस्था कहाँ? ये भी बंगाल में चालू किया गया था। ये भी 1765 में चालू किया गया था। कर में या ठेका पद्धति, जब जो ठेका देते हैं वो पद्धति किसने लाया? तो हमारे हेस्टिंग्स ने लाया। कहाँ? ये भी बंगाल रियासत से थे। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर क्रमिक पद्धति का ठेका पद्धति का प्रारंभ किया। अब जब इसने द्वैध शासन पद्धति को समाप्त कर ठेका पद्धति का आरंभ किया, किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके दोस्तों, अब आते हैं रैयतवाड़ी। कर्नल रीड व थॉमस मुनरो। इसको जो रैयतवाड़ी ने किसको लागू किया था? किसने लागू किया था? कर्नल रीड व थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत और असम में स्टार्ट किया था। इसका कोई अभी सन पता नहीं है एग्जैक्ट। महलवाड़ी व्यवस्था जो कि मार्टिन बर्ड ने किया था संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया के साथ, और इसको उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयुक्त प्रांत में किया था, यूपी के। नोट दिया दोस्तों, बंबई प्रांत में एल्फिंटन द्वारा रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था दोनों को लागू किया गया। मतलब बंबई प्रांत में जो एल्फिंटन जिनका नाम है, वो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था दोनों लागू किया था। कहाँ? बंबई में। पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में 1854 में हुई। पहली भारतीय कपड़ा मिल जो है वो कहाँ पर? बंबई में 1854। किसमें दोस्तों? 1854 में स्थापित हुआ। अब हम आते हैं मैपिंग के थ्रू, हम इसे जानते हैं कि कहाँ पर क्या चीज था। तो जो महलवाड़ी है वो यूपी में स्टार्ट हुआ था। महलवाड़ी जो किसके द्वारा? मार्टिन बर्ट के द्वारा। फिर स्थायी बंदोबस्त था, जो स्थायी बंदोबस्त वो किसके द्वारा हुआ था? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। और महलवाड़ी रैयतवाड़ी दोनों स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? बंबई में। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा। ओके दोस्तों,
एल्फिंस्टन के द्वारा महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये है यूपी और ये बंगाल रियासत के अंदर आता है। तो ये थे। और एक दोस्तों रैयतवाड़ी थे जो साउथ में स्टार्ट किया था। किसने किया था? लॉर्ड मुनरो ने रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था जो कि लागू किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्रोह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारा आज का सेशन है विद्रोह, रिवोल्ट्स। 1857 की पूर्व विद्रोह। विद्रोह का नाम, स्थान, इसका नेतृत्वकर्ता और किस कारण या विशेष से हुआ था। तो पहला सन्यासी विद्रोह था, वो 1763 से 1800 के बीच हुआ। बंगाल व बिहार में हुआ ये। केना सरकार तथा दिजी नारायण उनके जो नेतृत्वकर्ता थे। साधु संतों द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया गया वर्णन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचना आनंद मठ में, ये इसका यहाँ पर मिलता है। फिर दूसरा है गंजाम विद्रोह, जो 1800 से 1805 में हुआ। गंजाम में हुआ। इसका नेतृत्वकर्ता और इसका कारण अभी मालूम नहीं है। तीसरा है रामोसी विद्रोह, ये महाराष्ट्र पश्चिम घाट में हुआ था। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, जहाँ पे चित्तर सिंह व वासुदेव बलवंत नेतृत्व करता थे। रामोसी जनजाति के किसानों द्वारा रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 से 1833 के बीच में। ये बंगाल में हुआ था, करम शाह और टीपू मीर के बीच, जो कि 1825 में टीपू मीर जो थे। जमींदारों द्वारा मूलगुजारों पर किए गए, जो जमींदारों द्वारा मालगुजारों जो माल ले जाते थे उन पर किया गया था अत्याचारों के विरुद्ध चलाया गया गारो विद्रोह था ये। पांचवा था अहम विद्रोह, जो कि 1828 से 1830 के बीच था। ये असम में हुआ। इसमें थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया गया था। छठा है कोल विद्रोह, जो 1831 से 1832 के बीच में हुआ, जो छोटा नागपुर में हुआ। सुरगा सिगराय इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सुरगा सिगराय थे। ये कोल जनजातियों की भूमि मुस्लिम व सिखों कृषकों को दे दी गई थी। जो कोल जनजातियों की जो भूमि थी वो मुस्लिमों को और सिखों कृषकों को दे दी गई थी। अब आते हैं सातवां भील विद्रोह, जो 1825 से 1831 के बीच हुआ था। ये भी महाराष्ट्र में हुआ था, खानदेश में। इसमें त्रिम्बक जी डेंगले और वह सेवाराम जो इसके नेतृत्वकर्ता थे, पश्चिमी तट में ये हुआ था। आठवां है बुंदेला विद्रोह, जो 1842 से 1844 के बीच हुआ। बुंदेलखंड में हुआ, मधुकर शाह व हृदय शाह के बीच। इसका भी अभी कोई कारण उपस्थित नहीं है दोस्तों। नौवां है संथाल विद्रोह, जो 1855 से 1856 में हुआ। इसका जो जगह था झारखंड, कहाँ पे हुआ था? इसमें थे नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू और भैरव चंद। ये किस कारण हुआ था? व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से 500% तक ब्याज की दर बढ़ा दी थी। ये ब्याज बढ़ाने के कारण संथाल विद्रोह हुआ था। 10वां है फकीर विद्रोह, जो 1776 से 1777 के बीच हुआ। बंगाल में हुआ। इसमें मजूम शाह थे। इसमें जो नेतृत्व करते थे मजनू शाह थे। इसका भी कोई कारण उपलब्ध नहीं है। 11वां थे नायक विद्रोह, ये बगड़ी राज
जो बगड़ी राज्य कहाँ पड़ता है? बंगाल में। इसके जो नेतृत्व करते थे अचल सिंह। अचल सिंह के पकड़े जाने पर आंदोलन कमजोर हो गया। 12वां है चेरो विद्रोह। 12वां है चेरो विद्रोह, जो 1770 से 1771 के बीच हुआ, जो पलामू बंगाल में हुआ। ये चेरो शासक त्रिजीराय जो सॉरी चित्रजीराय वह दीवान जयनाथ सिंह थे। कौन थे दोस्तों? चित्रजीराय और दीवान जयनाथ सिंह थे। पालुम की सत्ता के लिए अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। किसके लिए? पालुम की सत्ता के लिए अंग्रेजों से विद्रोह हुआ था। अब आते हैं दोस्तों 1857 के बाद विद्रोह। अब 1857 के बाद कौन से विद्रोह हुए? पहला है वहाबी विद्रोह, जो कि 1830 से 1860 के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? पटना बिहार में। इसके जो नेतृत्व करता थे सैयद अहमद, जो बरेली से थे। इनका कोई कारण उपलब्ध नहीं है। फिर दूसरा होता है नील विद्रोह, जो 1859 से 1860 में हुआ। ये भी बंगाल में हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास थे। इसमें दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में उल्लेख किया गया है। ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं तीसरा कूका विद्रोह। ये कूका विद्रोह जो 1872 में हुआ दोस्तों, पंजाब में। भगत जवाहर मल व राम सिंह द्वारा। इनके द्वारा भगत जवाहर मल व राम सिंह के द्वारा कूका विद्रोह हुआ। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना। जो ये सिख धर्म में अंधविश्वास को और बुराइयों को दूर करके इसको धर्म को शुद्ध करना, इसका यह कारण था। अगला है फोर्थ, चौथा नंबर, दक्कन कृषकों के दंगे। दक्कन कृषकों के दंगे जो है वो 1874 में हुआ। कब? 1874 में। तो ये कहाँ हुआ? दक्कन में हुआ। इनका भी नेतृत्वकर्ता कोई सामने नहीं है। दक्कनी किसानों के द्वारा हुआ करता। पांचवा है अलीगढ़ विद्रोह, जो कि अलीगढ़ विद्रोह हुआ था 1875 में। कब हुआ था दोस्तों अलीगढ़ विद्रोह? 1875 में। ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सर सैयद और अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। छठा है रंपा। रंपा विद्रोह जो है वो 1869 से 1879 से 80 के बीच हुआ। कब से कब दोस्तों? 1879 से 80 के बीच रंपा विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सीताराम राजू थे। कौन थे? सीताराम राजू थे। फिर सातवां है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह हुआ था, ये भी हुआ था 1779 से 80 के बीच में। ये भी आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे टोम्पा सोरा। फिर आठवां है मुंडा विद्रोह, जो कि 1893 से 1900 के बीच हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1893 से 1800 1900 के बीच। 1893 से 1900 के बीच ये मुंडा विद्रोह हुआ। ये कहाँ हुआ? झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में और छोटा नागपुर का पठार में हुआ था। इसका जो नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। ये किस लिए हुआ था? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। जब लॉर्ड हेस्टिंग थे उसके समय में मुंडा विद्रोह हुआ था। नौवां है दोस्तों ताना भगत। जो ताना भगत थे जो कब हुआ था? ये 1914 में ये हुआ। ये छोटा नागपुर का पठार में हुआ। ये भी कब हुआ? छोटा नागपुर का पठार पे। ये जतरा उरांव, बलराम भगत और गुरु छितणजी भगत, विष्णु भगत, ये इनके नेतृत्व करता थे। यह आंदोलन 1914 ईस्वी में बिहार से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? यह बिहार से शुरू हुआ था। फिर आते हैं 10वां नंबर, एका आंदोलन। ये संयुक्त प्रांत में हुआ। कब हुआ? ये 1921 से 1922 में हुआ। कब? ये 1921 से 1922 में हुआ। अब ये हुआ मदारी पासी। इसके जो नेतृत्व करता थे एवं सहदेव। कौन कौन थे? मदारी पासी एवं सहदेव थे।
अत्यधिक लगान वृद्धि और गैर कानूनी रूप से खेतों का छीना जाना। तो ये किस लिए हुआ था एक आंदोलन, मतलब ज्यादा गैर कानूनी लगान लेना और खेतों को छीनने के लिए इसका विद्रोह हुआ था। 11वां नंबर है मोपला विद्रोह। कौन सा दोस्तों? मोपला विद्रोह, जो 1921 से 1922 के बीच हुआ। कब? 1921 से 1922 के बीच हुआ। कहाँ हुआ? केरल में। अली मुदलियार, इसके जो अली मुदलियार थे वो इसके नेतृत्व करता थे। ये हुआ था मोपला किसानों, मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध। ये मोपला किसानों, जो मोपला किसानों थे वो मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध। तो ये जो हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह। मोपला किसान मतलब मुस्लिम कृषक और मोपला किसान। अब है 12वां तेलंगाना, मतलब सॉरी, तेभागा। तेभागा आंदोलन जो हुआ था, तेभागा आंदोलन 1946 से 1950 में। कब? तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 1950 के बीच में, जो कि दक्कन में हुआ था। कहाँ पे? दक्कन में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम और भवन सिंह। कौन कौन थे? कंपाराम और भवन सिंह। लगान की दर में 50% की वृद्धि की गई, इसीलिए इसे किया गया। अब के कुछ पॉइंट है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद निम्न घटनाएं हुई, जैसे कि भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। जो उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे भंग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई। भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त हो गई। महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया। आंध्र सुधार आंदोलन के प्रणेता वीरासलिंगम थे। जो को इसके आंध्र सुधार आंदोलन इसके जो प्रणेता थे, जो वो कौन से? वीरासलिंगम थे। ओके दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। किसकी? 1857 की क्रांति में कौन कौन से यहाँ पे नेता थे और कब कब हुआ? तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों ने तो उद्गार किया, किंतु यह एक शाब्दिक तक ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था। इसमें कहने का मतलब है कि जो 1857 का जो कारण विद्रोह हुआ था वो एक शाब्दिक तक, शताब्दी तक, कहने का मतलब एक कुछ सालों तक हुआ, जो ब्रिटिश की नीतियों और साम्राज्यवादी, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश की जो नीतियों थी और साम्राज्यवादियों का शोषण होता था, इसको असंतोषजनक उभार था। कहने का मतलब उसको बंद करने के लिए ये किया गया। इसके प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे 29 मार्च 1857 में। कब? 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी। कहाँ? बैरकपुर छावनी। पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे का विद्रोह। जो 34वीं एनआई रेजिमेंट सर्वप्रथम विद्रोह हुआ। अब आते हैं 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दिया गया। ये है दोस्तों मंगल पांडे। अब 31 मई आते हैं दोस्तों। 31 मई 1857 देश में विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि। कब? देश में विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि। हाँ, तिथि को निर्धारित किया गया 31 मई को। फिर आते हैं 10 मई को 1857 में मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह। 1857 की क्रांति की शुरुआत, मतलब 10 मई को शुरुआत किया गया और 31 मई को इसे निर्धारित किया गया डेट। अब 12 मई 1857 मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा दिल्ली पर अधिकार हुआ बहादुर शाह जफर। क्या दोस्तों? यहाँ पे बोला गया है मेरठ छावनी के सैनिकों, जो मेरठ के जो छावनी है वह सैनिकों द्वारा दिल्ली पर अधिकार हुआ बहादुर जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित। जो विद्रोह हुआ बहादुर शाह जफर को उनका नेता घोषित कर दिया गया। यहाँ बोला है कि नेता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। संचालन कौन किया? सिपाहियों, राजा और जमींदार वर्ग। इसका स्वरूप
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। जो सिपाही विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है? इसी विद्रोह को, जो मेरठ छावनी सैनिकों द्वारा हुआ था। इनके जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे इनके समय में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में प्रारंभ प्रारंभ के समय ब्रिटिश भारतीय फौज में 2,33,000 भारतीय सैनिक थे। कहने का मतलब है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उस समय में ब्रिटिश की जो फौज थी उसमें 2,33,000 लोग भारतीय सैनिक थे। तो ये विद्रोह का कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअरों के चर्बी का प्रयोग। जो एनफील्ड राइफल था उसमें गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग हुआ था। मंगल पांडे को इसमें फांसी दिया गया था। तो इसमें जो नाना साहेब धंधोपुंत है, तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग है, और रानी लक्ष्मीबाई जिसे मणिकर्णिका भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं क्रांति का स्वरूप। वीर डी सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और आर सी मजूमदार थे वो तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं मानते, ये आर.सी. मजूमदार कहते हैं। यहाँ जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर कहते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। और अगला है, यह विद्रोह सुनियोजित एवं दूर संगठित प्रयत्नों का परिणाम है। मतलब ये तो सुनियोजित था और दुसंगठित, कहने का मतलब है कि इसका जो बुरे लोगों के द्वारा प्रयत्नों का परिणाम था। अतः यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसे कहा है बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने कहा है? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। क्रांति के क्षेत्र थे ये विद्रोह स्थान है, नेतृत्व और दमनकर्ता। तो दिल्ली स्थान जो दिल्ली में, वह बहादुर शाह जफर द्वितीय व बख्त खां थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय व बख्त खां। बर्नार्ड हडसन, जॉन निक्सन। कौन थे? बर्नार्ड हडसन और जॉन निक्सन। दूसरा है लखनऊ अवध। कहाँ? लखनऊ अवध में बेगम हजरत महल जिसमें अहमदुल्ला शाह। कौन थे? अहमदुल्ला शाह इसमें थे। जो दमन करता थे कालीन कैंपवेल। कौन थे? कालीन कैंपवेल थे। तीसरा है कानपुर में नाना साहेब नेतृत्व किया था। कालीन कैंपवेल दमन करता। चौथा ग्वालियर में तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, जो जनरल ह्यूरोज, ये उसके खिलाफ। पांचवा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तो ये थे जनरल ह्यूरोज, आउटरम व हैवलॉक। कौन थे? जनरल ह्यूरोज, आउटरम व हैवलॉक थे। छठवा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली, कर्नल नील और जनरल रेनाल्ड। कौन थे? कर्नल नील और जनरल रेनाल्ड। अब सातवां है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला हुई। कौन थे फैजाबाद में? मौलवी अहमदुल्ला, ये कर्नल नील के अगेंस्ट थे। आठवां है जगदीशपुर आरा। कहाँ पे? जगदीशपुर आरा में। यहाँ थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो जगदीशपुर आरा से थे। विलियम टेलर व विसेंट आयर। कौन थे? विलियम टेलर व विसेंट आयर। फिर नौवां है बरेली में खान बहादुर खान, विसेंट आयर। कौन थे? विसेंट आयर। फिर 10वां है
असम में दीवान मणिराम दत्त। कौन थे? दीवान मणिराम दत्त। इनका कोई अभी इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं है। फिर आता है नोट, 1857 विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में जगदीशपुर में हुई थी। कहाँ पे? बिहार के जगदीशपुर में हुई थी। फिर 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग करते हुए सैनिकों को एक नेतृत्व किया। फिर नाना साहेब बाजीराव द्वितीय। कौन? नाना साहेब बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र था। कौन थे? अंतिम पेशवा का दत्तक पुत्र था। इनका संबंध पुणे से रहा। जो अंतिम पेशवा का दत्तक पुत्र था, इनका संबंध कहाँ से था? पुणे से। 1858 को ईस्ट इंडिया से भारत का नियंत्रण लेकर 1858 में ईस्ट इंडिया से भारत का नियंत्रण लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। फिर 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? तो पहला, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई, जहाँ एकता का दिखाई दिखाई पड़ा। और दूसरा है, इस विद्रोह में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया की जो कंपनी थी उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। तीसरा था, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की परिवर्तन आया। मतलब इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों के प्रति, मतलब ब्रिटिश सरकार का परिवर्तन, उसका एक चेंजेस हुआ। इसमें नोट दिया गया है, नाना साहेब पुणे से थे किंतु उन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया। वो पुणे से होने के बावजूद भी उन्होंने कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व किया। फिर आते हैं 1857 की क्रांति का परिणाम फिर क्या रहा। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में विक्टोरिया की घोषणा पत्र आया, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ कर सुनाया गया। कहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में। जिसके तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित कर ब्रिटिश क्राउन को दी गई। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्रालय का गठन हुआ, जिसका प्रमुख भारत सचिव था। जिसका कौन प्रमुख था? भारत उसका सचिव था। भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत सचिव के प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय पद का सृजन किया गया। फिर 1858 में ईस्वी में भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंधित किया गया। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन के बाद, उसके हटने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया। मतलब एक पील आयोग है, कि इसलिए किया गया था, भारतीय फौज को नवगठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया। भारतीय सैन्य और ब्रिटिश सैन्य का अनुपात 3:1 से 2 कर दिया गया। सहायक संधि और हड़प संधि, सहायक संधि और हड़प नीति के प्रावधानों को समाप्त करते हुए भारत के रियासतों के प्रति उदारपूर्वक नीति अपनाया गया। कहने का मतलब, जो सहायक संधि जो संधि करते थे और जो हड़प नीति थे, उसके प्रावधानों को समाप्त कर दिया, और जो यहाँ की रियासतें थे उनके प्रति एक अच्छा नजारा रखा गया। इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त किया गया। तो ये है जो फोटो है दोस्तों, इंडिया में जो 1857 की क्रांति हुई। तो जो दिल्ली में जो हुआ था, बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली। फिर बरेली में खान बहादुर खां, ये फैजाबाद अवध में मौलवी अहमदुल्ला, ये थे कानपुर नाना साहेब। और यहाँ पे मेरठ है, जो मेरठ में है वो कदम सिंह थे। और ये लखनऊ है, लखनऊ में बेगम हजरत महल है। और ये है जगदीशपुर, कुंवर सिंह व अमर सिंह थे। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली हैं।
और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, ग्वालियर में तात्या टोपे हैं, ये है बैरकपुर में मंगल पांडे हैं। तो ये हैं जगह के नाम और उनके जो नेतृत्व किए हुए स्थान। अब आते हैं दोस्तों हमारा अगला टॉपिक पुनर्जागरण। समाज सुधारक की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई। जो समाज सुधारक की शुरुआत है विश्व में सर्वप्रथम बोलेगा तो वो ब्रिटिश में हुआ, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में शुरू हुई, किंतु वास्तविक रूप से 19वीं शताब्दी में मान सकते हैं, जिसके जनक राजा राम मोहन राय हैं। कौन थे इनके जनक? राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में संस्कृति पुनर्जागरण हुआ, जिसे समाज सुधारक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। इस संस्कृति पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। इसने क्या किया? संस्कृति ने, पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया या दिखाया। भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रमुख कारण बौद्धिक पुनर्जागरण था। कौन था? बौद्धिक पुनर्जागरण था। आधुनिक पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों ने राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। कहने का मतलब है जो नए नए जो शिक्षा प्रणाली आई उससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जो विशेष उद्देश्य था एकेश्वरवाद। फिर 1830 में कलकत्ता में देवया धर्म सभा हुआ, जहाँ पे राधाकांत देव थे और इनका विशेषता था राजा राम मोहन राय के अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में ये हुआ। फिर 1839 में बंगाल में तत्वबोधिनी सभा हुआ। क्यों हुआ? इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ये क्यों किया गया इसका भी कोई नोटिस नहीं है दोस्तों। 1840 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा या मंडली हुई, जिसमें दामोदर पांडुरंग तारखेड़कर थे। कौन थे? दामोदर पांडुरंग तारखेड़कर थे। इसका भी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग हुआ। किसका हुआ? राधा स्वामी सत्संग हुआ आगरा में 1861 में, जिसके नेतृत्व संस्थापक थे शिवदयाल महाराज। कौन थे? शिवदयाल महाराज। इनका भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1864 कौन से? 1864 में मद्रास में वेद समाज का नाम है क्या? वेद समाज। जो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। इसका भी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। फिर आते हैं 1867 में मुंबई। कब? 1867 में मुंबई प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। किसी मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867। तो इसमें थे जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानगे और आरजी भंडारकर। कौन कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। जो इसका वो था कारण, वो शैक्षणिक कार्य हेतु किया गया था। किस लिए? शैक्षणिक कार्य हेतु। और अगला है 1873। कौन सा? 1873 महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, जिसकी संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। फिर 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। फिर 1881 में, कब? 1881 में, ये इसका जगह अभी डिफाइंड नहीं है दोस्तों, आर्य महिला समाज की स्थापना हुई। आर्य महिला समाज की, जिसमें इसकी संस्थापक थी पंडिता रमाबाई। कौन थी? पंडिता रमाबाई। ये विधवा महिलाओं के लिए एक शारदा सदन की स्थापना की गई। किसकी? शारदा सदन, विधवा महिलाओं के लिए। फिर 1875 में न्यूयॉर्क में
अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी, कौन सी थियोसोफिकल सोसाइटी, ये इसकी स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी अल्काट और भारत आई। कहने का मतलब है ये जो ब्लावात्स्की मैडम ब्लावात्स्की है वो कर्नल हेनरी अल्टाक जो अल्काट है वो भारत आई। और इन्होंने 1886 में अड्यार 1886 में अड्यार भारत में शाखा और 1991 में प्रचार हेतु एनी बेसेंट, जब इन्होंने ये सोसाइटी को ओपन किया तो ये अड्यार भारत में शाखा एक बना और एक प्रचार हेतु एनी बेसेंट ने प्रचार हेतु भारत में आई। फिर आते हैं 1897। 1897 में वेल्लूर मठ की स्थापना हुई कलकत्ता में, जो रामकृष्ण मिशन के दौरान हुआ। और इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे, जो गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचार, दर्शनों और शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाकर जागृति लाना था। क्या था दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस के विचार, दर्शनों और शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाना कर जागृति लाना। फिर आते हैं 1905 में, जो बम्बई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जहां गोपाल कृष्ण गोखले और भारत सेवक समाज, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो भारत समाज सेवक से थे। सर्वेंट मतलब जो लेबर, जो काम करते हैं उनके लिए थे, तो ये उसके संस्थापक थे। फिर 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई, जो कि नारायण मल्हार जोशी, शिव नारायण अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई। कौन कौन थे? नारायण मल्हार जोशी, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो दोस्तों ये थे हमारे पुनर्जागरण के नेता और जगह और उसके संस्थापक कर्ता। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ। उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद पर बल, तीर्थ यात्रा पर तथा कर्म कांड का विरोध, शिक्षा के विकास में योगदान। जो ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एकेश्वरवाद पर बल देना, तीर्थ यात्रा तथा कर्म कांड का विरोध, शिक्षा के विकास में योगदान देना था। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। जो आदि ब्रह्म समाज 1866 में जो आदि ब्रह्म समाज जो आया 1866 में, वो देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो तत्वबोधि सभा की स्थापना की कब? 1839 में। अब भारतीय ब्रह्म समाज, जो भारतीय ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1878 और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस 1878 में इनके संस्थापक थे। फिर आते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर। ये थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। स्थान था मुंबई महाराष्ट्र। एमजी जो रानाडे हैं, इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। क्या की? जो एमजी जो रानाडे है वो इंडियन नेशनल एवं सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। फिर आते हैं सत्यशोधक समाज। संस्थापक है ज्योतिबा फुले। पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना की। पुणे में जो है कन्या विद्यालय की स्थापना की। जो इसकी रचना है गुलामगिरी। आर्य समाज संस्थापक है दयानंद सरस्वती। जो भारत का मार्टिन लूथर किंग मतलब इसको कहा जाता है। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, संस्कृत में थी। सत्यार्थ जो प्रकाश है वो संस्कृत भाषा में है। इसका जो नारा है वेदों की ओर लौटो। पंडिता रमाबाई ने कार्य महिला सभा की स्थापना की थी। जो पंडिता रमाबाई ने आर्य समाज सभा की स्थापना की थी। फिर आते हैं शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया इन्होंने। जो आर्य समाज में इन्होंने किया था, आर्य समाज की जो सभा की स्थापना इन्होंने की थी, तो इन्होंने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया।
अब आते हैं रामकृष्ण मिशन, जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। जो इम्पोर्टेंट मिशन है दोस्तों, उन्हीं को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और स्वामी विवेकानंद पश्चिमी देशों के वेदांत के प्रचारक थे। किसके थे? पश्चिमी देशों में वेदांत के प्रचारक थे, वेदांत। फिर शिकागो शहर में भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रेरणादायक भाषण दिया था। शिकागो शहर में भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रेरणादायक भाषण दिया। अब यंग बंगाल मूवमेंट, जो हेनरी विलियम डेरोजियाओ, इसे जो यंग बंगाल मूवमेंट हुआ, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो हेनरी विवियन डेजी जियाओ डेरो डेरो जियाओ के बीच हुआ। हेनरी विवियन डेरो जियाओ। और परमहंस सभा हुआ था दामोदर पांडुरंग तरखेड़कर के द्वारा। किसके द्वारा? दामोदर पांडुरंग तरखेड़कर के द्वारा हुआ था। बंगाल में युवा आंदोलन, जो बंगाल में युवा आंदोलन हुआ, स्थान था बंगाल। 1828 कब हुआ था? 1828 में हुआ था। प्रारंभ किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। अगला है मुस्लिम धार्मिक सुधारक आंदोलन। कौन सा? मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। वहाबी आंदोलन हुआ था 1863 में। कब? 1863 में पटना में हुआ था, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? बरेलवी के द्वारा हुआ था। जो ये देवबंद स्कूल था, वो 1866 में हुआ। वो कहाँ हुआ? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम के द्वारा। फिर ननौतवी है, ननौतवी राशिद अहमद गंगोही द्वारा किया गया था। कौन सा? देवबंद स्कूल। ये 3 लोग शामिल थे। फिर अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। फिर आते हैं अन्य धार्मिक सुधारक आंदोलन। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो विधवा को दोबारा महिला शादी के लिए दोबारा शादी कर सकते, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। फिर आंध्र समाज सुधारक आंदोलन के प्रणेता थे, वो है वीरासलिंगम। कौन थे? वीरासलिंगम। फिर भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। फिर आते हैं पूना सार्वजनिक सभा। क्या? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। फिर समता समाज संघ। कौन सा? समता समाज संघ। इसके जो संस्थापक थे भीम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके जो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक थे। किसके? नवबौद्धवाद के प्रतिपादक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर नदवा ए उलेमा। क्या थे? नदवा ए उलेमा। इसके संस्थापक थे मौलाना शिवली नोमानी। मौलाना शिवली नोमानी, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में हुआ। किसके? 19वीं सदी में हुआ। फिर पूना में विधवा आश्रम, तो संस्थापक थे इसके महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। कौन थे? महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, जो प्राध्यापक व समाज सुधारक थे। फिर आर्य महिला समाज, संस्थापक थे पंडिता रमाबाई। और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन 19वीं सदी में जो हुआ था, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, वो इसका स्थान था बंगाल में। प्रणेता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अधिनियम हुआ 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ। कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ। इसको याद रखिएगा। पूना में कन्या विद्यालय ज्योतिबा फुले, जो पूना में कन्या विद्यालय हुआ, कन्या विद्यालय जो ओपन हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? ज्योतिबा फुले के द्वारा। अब नोट दिया दोस्तों कुछ
जानते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण के पिता और धार्मिक सुधारक आंदोलन के पिता, आधुनिक भारत में संस्कृत पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को क्या क्या नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण के पिता, धार्मिक सुधारक आंदोलन के पिता और आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। तो इसे एक बार याद रखिएगा अच्छे से। फिर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी की थी? सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अगला है 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका शॉर्ट है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, उससे पहले की स्थापित संस्थाएं क्या क्या है जानते हैं। पहला है बंग भाषा प्रकाशक सभा। जो बंग भाषा प्रकाशक सभा था वो संस्थापक थे उसके राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों ने की थी। सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा कर उनके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजना था। कहने का मतलब है कि जो भी सरकारी क्रियाकलाप है उसको सुधार करने के लिए, समीक्षा के लिए, उसके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजना था। फिर दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। तो लैंड होल्डर्स एसोसिएट जमींदारी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुआ 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। स्थान था कलकत्ता। संस्थापक है द्वारिका नाथ टैगोर एवं अन्य जमींदार सहयोगी। जो तीसरा नंबर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके जो स्थापना हुआ 1883 और इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। चौथा नंबर है दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुआ 28 अक्टूबर 1851। कब? 28 अक्टूबर 1851 में, जिसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव। कौन थे? राजा राधाकांत देव थे। फिर पांचवा है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना हुआ था सितंबर 1875 में। कब? सितंबर 1875 में। इसके जो संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। और छठवा है कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कौन सा? कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। इसके जो स्थापना थे 1875 में। किसमें? 1875 में। और इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस थे वो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के संस्थापक थे। फिर आते हैं इंडियन एसोसिएशन। क्या थे? इंडियन एसोसिएशन। स्थापना थी 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। कब थे? 26 जुलाई 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कब? 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। जो इसकी स्थान था वो कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुआ था। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में था। और स्थापना इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। अब 8वां नंबर है सेवा सदन। सेवा सदन संस्थापक है रमाबाई रानाडे। कौन थे? रमाबाई रानाडे। और 9वां है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है दादा भाई नौरोजी। इसके जो मुख्यालय है कहाँ? लंदन में है। अब जानते हैं दोस्तों भारत में कांग्रेस अधिवेशन तो कहाँ कहाँ हुआ था। तो छोटा कर देता हूँ दोस्तों। तो कहाँ कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था, कराची में हुआ था, लाहौर में 1929 में हुआ था। फिर कराची में 1931 में हुआ था। लखनऊ में हुआ था दोस्तों 1916 से 1936 के बीच में।
और ये जो कानपुर का जगह है, कानपुर में हुआ था 1925 में। लखनऊ और कानपुर दो यहाँ पे यूपी में दो हुआ था। और फिर इलाहाबाद में हुआ दोस्तों 1888 में, गया में हुआ था 1922 में, और कलकत्ता में हुआ था 1896 से 1896 में स्टार्ट हुआ, 1906 और 1917 तक चला। त्रिपुरी में हुआ था दोस्तों 1939 में, नागपुर में हुआ 1920 में, और मुंबई में हुआ 1885 में, फिर सूरत में हुआ 1907 में, हरिपुर में हुआ 1938 में, और अहमदाबाद में हुआ 1921 में, और बेलगांव बेलगांव में हुआ 1924 में, और मद्रास में हुआ 1927। तो ये थे मैपिंग के अनुसार। अगला है 10वां नंबर, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रवाद का विस्तार करना। इसके संस्थापक है 1800, मतलब स्थापना वर्ष है 1836। कब? 1836। अब आते हैं 11वां नंबर, नेशनल स्कूल लाहौर। कौन सा? नेशनल स्कूल लाहौर। इसके संस्थापक है लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। अब बम्बई में राजनीतिक संगठन की स्टार्ट हुआ। तो हम पढ़ते हैं पहला, बम्बई एसोसिएशन। क्या? बम्बई एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई 26 अगस्त 1852। कब? 26 अगस्त 1852। 26 अगस्त 1852 में स्थापना हुई एसोसिएशन किसकी? बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे के टी तैगल व बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? के टी तैगल व बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कौन सी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्थापना 1885 ईस्वी। कब? 1885 ईस्वी। जिसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। तो ये जो सारे हैं इसके संस्थापक थे किसके? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीसरा, पूना सार्वजनिक सभा। जो पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना है 1870 में हुआ। कब? 1870 में हुआ। संस्थापक है एम जी रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, या फिर जीवी जोशी भी शॉर्ट में कहते हैं। अब आते हैं मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। तो पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसका स्थापना वर्ष है 26 फरवरी 1852। कब? 26 फरवरी 1852 ईस्वी। इसके संस्थापक है गुजुलू लक्ष्मी नरेशु चेट्टी। कौन थे? गुजुलू लक्ष्मी नरेशु चेट्टी। दूसरा है मद्रास महाजन सभा। मद्रास जो महाजन सभा, इसकी स्थापना वर्ष है वो 1884। कब? 1884। इसके जो संस्थापक है एम वीर राघवाचारी। कौन थे? एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम आनंद चारल। कौन कौन थे? एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारल। अन्य संस्थाएं पढ़ रहे हैं, जैसे 3 नंबर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंकट। जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंटक है, ये क्या है? स्थापना वर्ष 3 मई 1947। कब? 3 मई 1947 को इसकी स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 3 मई 1947। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जिसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके जो वायसराय थे डफरिन के समय में हुए थे। जो इसका स्थापना हुआ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। कब हुआ?
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में हुआ। इसके जो संस्थापक थे एओहुम, जो एओहुम थे, एलन ऑक्टेवियन, कौन थे? एलन ऑक्टेवियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एवं प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव जो एलन ऑक्टेवियन थे। एलन ऑक्टेवियन थे, इसी को एओ ह्यूम भी कहते हैं। जो उसके प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के वो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी थे। इनका पूर्व नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था। इसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, भारतीय राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना एवं एक नई दिशा प्रदान करना। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं करना था। कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं था। नोट: लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अभी दोस्तों अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए कांग्रेस के? तो पहला हुआ था बॉम्बे में। कब? 1885 में। कब? 1885 में। वेमेश चंद्र बनर्जी जो अध्यक्ष थे। इसकी विशेषताएं नॉट अवेलेबल। फिर 12वां हुआ कलकत्ता में। कब? 1896 में। और रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। वंदे मातरम पहली बार गाया गया। फिर 21वां हुआ बनारस में। 21वां हुआ बनारस में जो 1905 में हुआ। कब? 1905 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में हुआ। स्वराज की मांग। फिर 22वां हुआ कलकत्ता में हुआ। 1906 में हुआ। दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम बार अध्यक्षता हुआ इसका। फिर 23वां हुआ सूरत में 1907 में। कंटिन्यू हुआ दोस्तों 5, 6, 7। फिर रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता हुई और कांग्रेस गरम दल व नरम दल में विभाजित प्रथम फूट, मतलब अब कांग्रेस जो है गरम दल व नरम दल में विभाजित हो गया। फिर आते हैं 27वां जो कलकत्ता में हुआ वो 1911 में हुआ दोस्तों, कुछ सालों के बाद। फिर पंडित विशन नारायण धर, जो पंडित विशन नारायण धर के अध्यक्षता में हुआ। भारत का राष्ट्रगान गाया गया। यहाँ पे भारत का राष्ट्रगान गाया गया था और वंदे मातरम गाया गया था रहीमतुल्लाह सैनी के अध्यक्षता में। कलकत्ता में गया था 12वां। फिर आता है 32वां लखनऊ में हुआ था 1916 में। 32वां जो हुआ था लखनऊ में हुआ था 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार, जो अंबिका चरण मजूमदार थे, वो कांग्रेस का एकीकरण, गरम व नरम कांग्रेस व मुस्लिम लोग समझौता, मतलब कहने का मतलब जो कांग्रेस का एकीकरण, जो अलग हो चुके थे उसको एक करने के लिए ये समझौता या अध्यक्षता की गई थी। 33वां नंबर कलकत्ता में हुआ जो 1917 में हुआ। कब? 1917 में हुआ। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है। फिर 36वां हुआ, 36वां जो नागपुर में हुआ वो 1920 में हुआ। कब? 1920 में हुआ। विजय राघवचारी के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय किया गया। जो असहयोग आंदोलन है उसका अंतिम निर्णय किया गया। फिर 38वां आया दोस्तों, वो गया में हुआ जो 1922 में हुआ। कब? 1922 में हुआ। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। तो इसमें जो इसका लक्ष्य था या जो फिर इसका मोटिव था, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर स्वराज्य दल की स्थापना किया। तो इन्होंने स्वराज्य दल की स्थापना किया, नए अपने पार्टी का स्थापना किया। तो 40वां है दोस्तों, 40वां बेलगांव में हुआ। कब हुआ? 40वां बेलगांव में हुआ जो 1924 में हुआ। जस्ट 2 साल बाद वो महात्मा गांधी के अध्यक्षता में हुआ। इसका कोई भी जानकारी नहीं है। 41वां हुआ दोस्तों कानपुर में। कहाँ? कानपुर में हुआ। वो 1925 में हुआ। कब? 1925 में हुआ। वो भी सरोजनी नायडू के
अध्यक्षता में ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। और कांग्रेस की बोलेंगे तो वो है एनी बेसेंट। और फिर 43वां हुआ दोस्तों मद्रास में, जो 1927 में हुआ। कब? 1927 में हुआ। एम ए अंसारी के द्वारा। किसके द्वारा? एम ए अंसारी के द्वारा। इसमें पूर्ण स्वराज्य संकल्पना अपनाया गया। क्या किया गया? पूर्ण स्वराज्य संकल्पना अपनाया गया। फिर आते हैं 45वां, लाहौर में हुआ। कौन सा? 45वां जो है लाहौर में हुआ, 1929 में हुआ। जो 1929 में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में या अध्यक्षता में। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित। जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया। फिर 50वां हुआ दोस्तों लखनऊ में हुआ, जो कि 1936 में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में दोबारा। इसकी कोई उपलब्ध नहीं है दोस्तों जानकारी। फिर 51वां हुआ दोस्तों फैजपुर में। कहाँ? फैजपुर में हुआ। ये कंटिन्यू अगले साल हुआ 1936 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, जो एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कहाँ पर? फैजपुर में हुआ था 1937 में। फिर आते हैं 53वां, जो त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? ये 1939 में हुआ सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। कब? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। गांधी जी और सुभाष में मतभेद। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया। तो ये इसी सम्मेलन में हुआ। और इसी में इसे 53वां में ही 1940 में और 46 के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे। और फिर मेरठ में हुआ दोस्तों 1947 में। कब हुआ मेरठ में? 1947 में हुआ जे बी कृपलानी की अध्यक्षता में। मेरठ में हुआ जे बी कृपलानी की अध्यक्षता में। और आज़ादी के समय अध्यक्षता की थी। क्या की थी? आज़ादी के समय अध्यक्षता की थी। व्यापम ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर लिया था। इसमें दोस्तों लिखा है कि जो जेबी कृपलानी जो थे, लास्ट 1947 में जो अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने उनके अधिवेशन की, तो वो आज़ादी के समय प्रथम अध्यक्षता किया था। बट इसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जो व्यापम ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उत्तर लिया था, लेकिन इसे पीएससी ने इसे माना है जेबी कृपलानी को। अब कांग्रेस पर टिप्पणी पढ़ते हैं दोस्तों। पहला है बेडर बर्न। बेडर बर्न है, यह सरकार के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह है। डफरीन है, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। डफरीन। अब तीसरा है करजन। करजन जो थे, कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाता जा रहा है, ऐसा इन्होंने टिप्पणी की थी। फिर एनी बेसेंट ने किया था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मातृभूमि की रक्षा हेतु भारतीय और ह्यूम द्वारा किया गया। इसकी जो विशेष है, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला कदम्बिनी गांगुली है। अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला जो है कदम्बिनी गांगुली है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में ये इनकी अध्यक्षता हुई थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो 1925 में अध्यक्षता की थी। जो कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता हुआ किसके? मौलाना अबुल कलाम आजाद के समय। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद के समय में, जो 1940 से 46 के बीच में चली। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी मेरठ। फिर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। लाल बाल पाल ने कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में इसमें उसका अध्यक्षता की थी।
2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय तो कौन थे? वेडरबर्न, जो 1989 बम्बई में और 1910 इलाहाबाद में किया था। फिर आते हैं दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया द्वारा अध्यक्षता, जो ग्रैंड ओल्ड मैन, जिसका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को कहते हैं, इसे अध्यक्षता हुआ 1886 1886 कलकत्ता में और 1893 लाहौर में और 1906 कलकत्ता में अध्यक्षता किया गया। जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार 1886 में कलकत्ता में और 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में इन्होंने दो बार और लाहौर में एक बार इन्होंने अध्यक्षता किया। अब आते हैं 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में पट्टाभी के हार के कारण, किसके? पट्टाभी के हार के कारण गांधी से मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो 1939 में राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। फिर मौलाना आजाद मक्का में जन्मे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से 1946 में थे। जो मौलाना हैं, मौलाना जो आजाद है वो मक्का में जन्मे थे। कहाँ? मौलाना आजाद जो है मक्का में जन्मे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन किस टाइम में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब वो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कब? 1940 से 46 के बीच में। अब आते हैं जुलाई 1952 में। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर हैं प्रजा पार्टी का गठन किया। क्या किया? किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किया था। फिर पीसी घोष एवं टी प्रकाशम, जो पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए हैं। टी प्रकाशम जो किसान मजदूर पार्टी प्रजा से जुड़े हुए थे। फिर आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। फिर आते हैं सेवा सदन के संस्थापक। कौन थे सेवा सदन के संस्थापक? बेहरामा जी एवं एम मालाबारी थे। कौन थे? बेहराम जी एम मालाबारी थे। ये है बेहराम जी एम मालाबारी। तो दोस्तों, हमारा यह क्लास सेशन यहीं तक था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनकी पुलिस एसआई की भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अलविदा लेते हैं। जय हिंद।